नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी भी देश की विदेश नीति अच्छी है या बुरी है, इसको परखने का पैमाना क्या होना चाहिए, किस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। किसी भी देश की विदेश नीति हो या कोई भी नीति हो, उसकी एक ही कसौटी होती है कि वो राष्ट्रहित में है या राष्ट्रहित के विरोध में है। अगर राष्ट्रहित में है तो अच्छी है, राष्ट्रहित के साथ अगर विश्व कल्याण की भी चिंता है, बाकी दुनिया में शांति की भी चिंता है, तो वो और अच्छी है। इस कसौटी पर अगर इस समय भारत की वर्तमान विदेश नीति को कसा जाए तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी विदेश नीति इतनी सफल हो। अब सफल क्यों कह रहा हूँ, जरा इसको भी बात समझिए। सफलता का एक मानक ये होता है कि आप सफल तब समझे जाते हैं, विदेश नीति के मामले में कह रहा हूँ, उस संदर्भ में कह रहा हूँ, जब दुनिया में सब या ज़्यादातर देश आपकी बात सुनने को तैयार हो। मानना सेकेंड स्टेज है, मानेंगे कि नहीं, सुनने को तैयार हो और आपको गंभीरता से लेने को तैयार हो। ये मानकर आपकी बात सुनने को तैयार हो कि ये किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं बोल रहे हैं, ये किसी एक पक्ष में खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं, ये किसी एक की पैरवी नहीं कर रहे हैं। इस कसौटी पर भी देखिए तो भारत की विदेश नीति आपको जो है सबसे चमकदार दिखाई देगी। इस समय युद्ध चल रहा है दुनिया में, अमेरिका इजराइल एक तरफ है, ईरान दूसरी तरफ है, और इसमें फंसे हैं खाड़ी के देश। खाड़ी के देशों पर ईरान हमला कर रहा है इस बहाने से कि वहाँ अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, अमेरिकी सेना के लोग तैनात हैं, वहाँ अमेरिकी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है। इस कारण जो है वो खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है जो उसके पड़ोसी हैं। यहाँ पर उम्मत का सवाल चला जाता है, मुस्लिम एकता का सवाल नहीं आता। ईरान उन देशों का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है इस युद्ध में जो मुस्लिम देश है, इस्लामी देश है। एक बात तो ये हुई। अब ये खाड़ी के जो देश हैं सब इस्लामी देश हैं। इस समय दुनिया में इनसे सबसे अच्छे संबंध किससे है? भारत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस युद्ध के दौरान ये जो 29 दिन करीब युद्ध चला है, इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री ने खाड़ी के राष्ट्राध्यक्षों से 2 राउंड की बात, 2 बार बात कर चुके हैं। 2 या 3 बार बात उनकी ईरान के राष्ट्रपति से हो चुकी है। 3-4 बार बात ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हो चुकी है। खाड़ी के देशों से विदेश मंत्री एस जयशंकर की लगातार बात हो रही है। हमारा और इजराइल का क्या संबंध है ये दुनिया में सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अमेरिका से हमारे कैसे संबंध हैं ये भी छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन हमको, हमारे देश के लोग, कुछ नेता हमको एक खाने में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति को राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति उनकी निजी विदेश नीति है। निजी विदेश नीति क्या होती है शायद उनको, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, उनको ज़्यादा अनुभव होगा कि उनके परिवार ने चलाई विदेश नीति ऐसी विदेश नीति कि जवाहरलाल नेहरू अमेरिका के दौरे पर गए और वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि घूमना चाहिए तो परिवार को बुला लिया। चार्टर्ड प्लेन से उनके परिवार के तमाम लोग पहुँचे और 1 महीने तक जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में सैर सपाटा करते रहे। ये थी हमारी विदेश नीति। लेकिन विदेश नीति के गंभीर मुद्दों पर, गंभीर मामलों पर कुछ तथ्य पेश किए अभिजीत मित्रा अय्यर ने, वो सुनने लायक। उन्होंने कहा 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा फिलिस्तीन के विभाजन का, और इतिहास में वो एकमात्र अवसर था जब फिलिस्तीन और इजराइल किसी बात पर सहमत हुए। और वो किस बात पर सहमत हुए कि नेहरू का प्रस्ताव बकवास है, बिल्कुल निरर्थक है, किसी लायक नहीं है। मानने की बात तो दूर, इस पर विचार करने लायक भी नहीं। ये था नेहरू का प्रस्ताव, ये थी उनकी विदेश नीति। फिर 1952 नेहरू ने कोरिया प्लान रखा दुनिया के सामने। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा हम नेहरू को न्यूट्रल नहीं मानते, वो कम्युनिस्ट हैं, वो डेमोक्रेसी के साथ नहीं है, वो वामपंथ के साथ हैं और उनको कम्युनिस्ट ही कहा जाना चाहिए, उसी रूप में उनको ब्रैकेट किया जाना चाहिए। अब इससे बड़ा तमाचा भारत के प्रधानमंत्री के मुंह पर और क्या हो सकता है। और याद रखिए
जवाहरलाल नेहरू भारत के विदेश मंत्री भी थे और कांग्रेस के लोगों की माने तो उनसे बड़ा विदेश मामलों का जानकार तो भारत में कोई हुआ ही नहीं। ये नेहरू की विदेश नीति थी। और दक्षिण कोरिया के उस समय के राष्ट्रपति भारतीयों से नफरत करते थे। अब ये सामान्य सी बात अगर भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आती वो प्रस्ताव भेजने से पहले, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनको विदेशी मामलों की और जिसके बारे में प्रस्ताव दे रहे हैं उस देश के बारे में क्या जानकारी थी या क्या समझ थी कहना चाहिए। 1956 सोवियत संघ था उस समय, उसका विभाजन नहीं हुआ था। सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत के केंद्रीय मंत्री और जवाहरलाल नेहरू के सबसे करीबी कृष्ण मेनन ने उन्होंने बयान दिया और उस बयान में उन्होंने सोवियत संघ की आलोचना नहीं की, उन्होंने सोवियत संघ का समर्थन किया। इसके लिए उन्होंने आलोचना की साम्राज्यवाद की कि साम्राज्यवाद के कारण ऐसा हुआ। तो हमारी विदेश नीति क्या थी, हम कहाँ खड़े थे? तो बजाय उस समय सोवियत संघ का विरोध करने के कि एक सोवरेन देश पर उसने हमला किया, कृष्ण मेनन जो है साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे। और फिर 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई, ये समझ थी नेहरू की विदेश नीति की। तिब्बत की बात कई बार कर चुका हूँ, आप सब लोगों को पता होगा किस तरह से तिब्बत गंवाया हमने। तिब्बत जो है एक स्वतंत्र देश हो सकता था अगर भारत थोड़ा सा अपनी रीढ़ दिखाता। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में थोड़ी सी भी ताकत होती है या विदेश नीति की उनको थोड़ी सी भी समझ होती है, और समझ नहीं थी तो उन्होंने सरदार पटेल से सीखा होता, उनकी कही हुई बात मानी होती। तो ये थी विदेश नीति नेहरू के समय में। अब आइए 1971 पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, बांग्लादेश नाम के एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। ये मामला जब युद्ध हुआ तो मामला गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। 105 देशों ने मतदान में हिस्सा लिया, 90 देश भारत के खिलाफ थे, सिर्फ 15 देश भारत के समर्थन में थे। ये थी इंदिरा गांधी के समय भारत की विदेश नीति। चीन और अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, ये थी भारत की विदेश नीति। और 1987 राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आपको मालूम है कि तमिलों और सिंहलियों में वहाँ भीषण खूनी संघर्ष चल रहा था। तो राजीव गांधी को जिसने भी सलाह दी हो या उनकी विदेश नीति की अपनी समझ थी, उन्होंने IPKF भेजा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। भारत के सैनिक गए शांति स्थापित करने, कहाँ? जालना में, श्रीलंका में। किसने ये सलाह दी? हमारी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि बिना किसी तैयारी किए, बिना किसी खुफिया जानकारी को इकट्ठा किए हुए कि किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, IPKF को भारतीय सैनिकों को भेज दिया गया। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए और ये पहली बार हुआ उस संघर्ष के दौरान कि तमिल और सिंहली मिल गए। सिंहलियों ने LTTE को हथियार दिए IPKF के सैनिकों को मारने के लिए। ये थी राजीव गांधी की विदेश नीति कि हमने दोनों का समर्थन खो दिया, तमिलों का भी, सिंहलियों का भी। और 2009 का शर्म शेख का मनमोहन सिंह का बयान कौन भूल सकता है। शर्म शेख में जब उन्होंने जाकर कहा कि कश्मीर विवादित हिस्सा है, उससे पहले तक भारत का क्लियर स्टैंड था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसके अलावा उससे आगे बढ़ गए वो, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें भारत का भी हाथ है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात विदेश नीति के लिए क्या हो सकती थी। और यहीं तक नहीं रुके मनमोहन सिंह, जॉर्ज बुश से मिलने गए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय थे उनसे मिलने गए, कहा कि भारत के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं और आपने दोनों देशों को नज़दीक लाने का जो काम किया है इतिहास उसे भुला नहीं सकता। भारत में कौन जॉर्ज बुश से प्रेम करता था ये मनमोहन सिंह को क्या पता नहीं था, या वो चापलूसी कर रहे थे जॉर्ज बुश की? किसके कहने पर कर रहे थे? विदेश नीति का ये कौन सा स्वरूप था, कौन सा रूप था? ये विदेश नीति किसके हित के लिए थी? इसमें भारत का कौन सा हित सध रहा था? अब आप आ जाइए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, जिसको राहुल गांधी कहते हैं उनकी निजी विदेश नीति है, जिसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनकी विदेश नीति फेल हो गई है।
भारत सरकार ने अनुच्छेद 370-35 से ख़त्म किया तो दुनिया में किसी देश ने पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर हमारा विरोध नहीं किया। कहा यह भारत का अधिकार है, अंदरूनी मामला है। उसके बाद जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, किसी देश ने विरोध नहीं किया। कहा भारत को अपनी सुरक्षा का, अपनी आत्मरक्षा में हथियार उठाने का, ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। चीन ने चोरी छुपे पाकिस्तान का समर्थन किया, उसका साथ दिया, उसकी मदद की, लेकिन खुलकर वो भी नहीं बोल पाया, जबकि हमारा उसका सीमा विवाद तो जो है 50 से चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये झूठा दावा ज़रूर किया कि युद्ध विराम हमने कराया, लेकिन ये कभी अमेरिका की ओर से, उनके किसी प्रवक्ता की ओर से, किसी मंत्री की ओर से ये बयान नहीं आया कि भारत ने गलत किया, ये एक्शन नहीं करना चाहिए था। रूस यूक्रेन युद्ध 4 साल से चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं। यूक्रेन भी जाते हैं और रूस भी जाते हैं, दोनों जगह स्वागत होता है। अभी अमेरिका, इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो भारत के विपक्ष में बेचैनी यह है, परेशानी यह है कि भारत ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। ईरान का जो सबसे बड़ा मजहबी नेता था खामेनेई, वो मारा गया। कहा कि उस पर अफसोस जाहिर क्यों नहीं किया। तो पहले भी पूछा था, फिर पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि जो 57-58 इस्लामी देश हैं, उनमें से कितने देशों ने खामेनेई के मारे जाने का विरोध किया या उस पर अफसोस जाहिर किया या उसकी निंदा की। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने घूम रहे हैं, उनको विदेश नीति की समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। दरअसल वो परेशान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से। उनको बेचैनी है कि दुनिया भर में ऐसा कैसे हो रहा है कि हर देश भारत से बात करने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी की माने तो ईरान हमारा दुश्मन हो गया, हमने ईरान को अपना दुश्मन बना लिया है। ईरान पर हमले का विरोध नहीं किया, खामेनेई के मारे जाने का विरोध नहीं किया, लेकिन ईरान का विदेश मंत्री कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों के लिए खुला है। रूस, चीन और भारत, पाकिस्तान हमारे दोस्त हैं। भारत के जहाज़ों को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत ईरान से गैस भी खरीद रहा है और रुपए में खरीद रहा है, क्योंकि डॉलर में खरीदने पर ये आशंका है कि अमेरिका उसको फ्रीज कर देगा, ईरान जमा कराएगा। तो ये क्या अविश्वास के कारण हो रहा है? ईरान भारत के साथ ही जो व्यवहार कर रहा है, क्या ये अविश्वास के कारण? विदेश नीति की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना, खास तौर से संकट के समय, जब दो पक्षों के बीच युद्ध हो रहा हो, कि दोनों पक्षों का आप पर भरोसा हो, विश्वास हो, दोनों पक्ष आपको गंभीरता से लेने को तैयार हो। इस युद्ध के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी एक राष्ट्राध्यक्ष को फ़ोन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या इसलिए कि भारत की विदेश नीति गलत है इसलिए किया उन्होंने? ये जानते हुए भी कि हम इजराइल के कितना करीब हैं, ईरान दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, सारे वो काम कर रहा है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है, कि भारत में एनर्जी का संकट न बढ़ने पाए, इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो भारत के जहाज़ों के लिए खुला है। ऐसा नहीं है कि फ्री पास है, उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो पूरा करना पड़ता है, उसके बाद होता है। एक तेल टैंकर हमारा कल पहुंचा है भारत, और एक जो है कल परसों में फिर पहुंचने वाला है, दूसरे भी टैंकर आने वाले हैं। अर्जेंटीना से गैस आ रही है, और जिन खाड़ी के देशों पर ईरान हमला कर रहा है, लगातार मिसाइल ड्रोन से हमला कर रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, उन सब देशों से, खाड़ी के देशों से भारत की बात हो रही है। खाड़ी के वो सारे देश भारत की बात सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत किसी एक के पक्ष में नहीं खड़ा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के समय जब मॉस्को गए थे, रूस गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनसे पूछा गया था क्या भारत निष्पक्ष है? तो उनका नहीं, भारत निष्पक्ष नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं। और ये स्टैंड लगातार भारत बना हुआ है कि ये युद्ध का समय नहीं है। ये भारत ही एकमात्र दुनिया का देश है जिसका प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर ये कहने की हिम्मत रखता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, जल डमरू मध्य का बंद होना, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। जो यूएई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले
के बाद कहता है कि इस तरह का हमला हमें स्वीकार्य नहीं है जो ईरान ने किया हमला। इसके बाद ईरान की ओर से आपको एक भी शब्द भारत के खिलाफ सुनने को मिला क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से मिल रहा है कि ईरान को समस्या नहीं है भारत की विदेश नीति से, इजराइल को नहीं है, अमेरिका को नहीं है, खाड़ी के देशों को नहीं है, दुनिया के और किसी देश को आप केवल जो है इसमें अपवाद मान सकते हैं, पाकिस्तान और तुर्की को। हालांकि वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बोल रही है। जो बात पाकिस्तानी नहीं बोल पा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत में पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है। समय समय पर हालांकि पाला बदलती रहती है, पाला नहीं बदलती है बल्कि खेमा बदलती रहती है। एक बार जो है चीन की प्रवक्ता बनती है, एक बार पाकिस्तान की प्रवक्ता बनती है। इस समय कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि पाकिस्तान का प्रवक्ता बनने से हमको मुस्लिम वोट मिलेंगे, क्योंकि उधर तो बड़ी समस्या है। ईरान का समर्थन करें तो खाड़ी के देश नाराज़ होंगे तो मुसलमान वोटों पर फर्क पड़ेगा, खाड़ी के देशों का समर्थन करें तो ईरान नाराज़ होगा, उससे शिया वोटों पर असर पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी है। उस पाकिस्तान के समर्थन में जिसको कल ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम ब्रोकर देश नहीं है, पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है कि कहीं भी दलाली करने पहुंच जाएं। और आप पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर की बात माने तो पाकिस्तान कोई ब्रोकर नहीं है, मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ मैसेंजर है, संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि ये पाकिस्तान की है और भारत तो पिट गया, भारत को कोई मैसेंजर नहीं बना रहा है। अरे हम किसी के मैसेंजर बनना कब चाहते हैं? भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो स्थिति है, भारत के लिए जो सम्मान है अलग अलग देशों में जो लड़ रहे हैं आपस में, उनमें भी वो दुनिया के किसी देश की नहीं है। लेकिन कांग्रेस की माने तो भारत की विदेश नीति फेल हो गई है। दुनिया भर में एनर्जी का संकट है, पेट्रोल, डीजल, गैस सबका संकट है। लगभग सभी देशों में इन चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ केवल कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है, सामान्य लोग जो पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं उसका दाम नहीं बढ़ा है। और इस मौके पर भारत सरकार एक तरह से वॉर फुटिंग पर पीएनजी कनेक्शन दे रही है। पीएनजी इसलिए कि पीएनजी 50% से ज़्यादा हम अपने देश में ही उसका उत्पादन करते हैं, पाइप नेचुरल गैस। और जो एलपीजी है वो जो कच्चा तेल हम आयात करते हैं उससे बनती है, उसमें कई प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें पेट्रोल है, डीजल है, दूसरी चीज़ें, उसमें एलपीजी भी है। कुल जो तेल आता है उसकी रिफाइनिंग के बाद उसमें से केवल 3% एलपीजी निकलती है। इसलिए हम एलपीजी पर विदेशों पर निर्भर हैं, ज़्यादातर हम बाहर से मंगाते हैं। तो भारत सरकार की कोशिश है कि जो हम अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। पीएनजी का इसलिए भी कि वो सेफ भी है और एलपीजी से सस्ती है, 20 से 30% सस्ती है। और भारत ने इस युद्ध के दौरान 28-29 दिन में एलपीजी का प्रोडक्शन 40% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। जो हमारी तेल कंपनियां हैं उन्होंने प्रोडक्शन 40% से ज़्यादा बढ़ा दिया है। और हमारे पास अभी भी एलपीजी के पर्याप्त भंडार हैं। अभी भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं आई है कि हमको पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना पड़े, लेकिन हमारी विदेश नीति तो फेल हो गई है। तो एक क्लास में 22 साल से जो बच्चा फेल हो रहा है वो डिस्टिंक्शन लाने वाले बच्चे को कह रहा है कि तुम फेल हो गए हो। तो आप समझ लीजिए कि किसकी बात पर भरोसा करना है और किसकी बात पर नहीं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।